हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधिगम एवं बुद्धि से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 से 15 सेकंड दूंगा, आप उनका आंसर देना। तो शुरू करते हैं अधिगम एवं बुद्धि से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं। तो पहला क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन ब गेट्स एवं अन्य, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन ड कॉल्विन। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। ये परिभाषा दी है गेट्स ने। इस परिभाषा को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा, जैसे ही हम क्लास में गेट खोलकर अंदर जाते हैं, क्लास में अंदर जाते हैं गेट खोलकर, तो हमें प्रशिक्षण प्राप्त होता है। जब तक हम क्लास में गेट खोलकर अंदर नहीं जाएंगे, हमें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो जैसे हम गेट खोलकर क्लास में जाते हैं तो शिक्षक द्वारा हमें प्रशिक्षण प्राप्त होता है तथा अनुभव प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन करना, व्यवहार में परिमार्जन करना ही अधिगम है। ये कहा है गेट्स एवं इनके साथियों ने। अगली परिभाषा है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है? ऑप्शन है पावलोव, ऑप्शन ब गिलफोर्ड, ऑप्शन सी ई पील, ऑप्शन द स्किनर। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये परिभाषा है स्किनर की। स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। अब ये परिभाषा कैसे याद रख सकते हैं? तो इस परिभाषा को ऐसे याद रख सकते हैं, स्किन। तो स्किन, तो कोई तुम आपसे कोई सवाल पूछे कि तुम्हारी स्किन का राज क्या है, तो उत्तर क्या मिलता है कि ये चीज़ है, ये लवली, फेयर लवली है या डव है। तो आपको कोई ना कोई उत्तर ज़रूर मिलता है जब आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारी स्किन का राज क्या है। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये परिभाषा है स्किनर की। दूसरा तरीका क्या है इस परिभाषा को याद करने का? दूसरा तरीका है नर। नर कैसे रख सकते हैं कि जो उत्तरोत्तर अनुकूलन है वो कौन कर सकता है? उत्तरोत्तर अनुकूलन है वो सिर्फ नर ही कर सकता है। उत्तरोत्तर अनुकूलन है वो सिर्फ नर ही कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण अधिगम है। अनुकूलित अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ, क्रानबेक, पावलोव, मॉर्गन। तो अनुकूलित अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। ये परिभाषा दी है पावलोव। तो पावलोव की परिभाषा में ये आदत शब्द आप जरूर याद रखेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अनुकूलित अनुक्रियाओं का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकूलित अनुक्रियाओं का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। अधिगम की ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ, ऑप्शन बाय स्किनर,
ऑप्शन से क्रॉनबेक, ऑप्शन द गिलफोर्ड। तो ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है, ये वुडवर्थ की परिभाषा है। कैसे याद रखें इनको? वुडवर्थ। अब वर्थ शब्द आपको याद रखना है। क्या शब्द याद रखना है? वर्थ। जो वर्थ मतलब कीमती। जो नवीन ज्ञान होता है, जो नवीन अनुक्रियाएं होती हैं, वो कीमती होती हैं। नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रियाएं कीमती होती हैं। पुराना ज्ञान भी यानी पूर्व का ज्ञान भी कीमती होता है, लेकिन करंट में आधुनिक में क्या है कि नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रिया ही ज़्यादा वर्थ हैं, कीमती हैं। अगली परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये परिभाषा किसने दी है? कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम है। ऑप्शन है कॉल्विन, ऑप्शन ब पील, ऑप्शन से गिलफोर्ड, ऑप्शन द मॉर्गन। तो सही उत्तर होगा गिलफोर्ड। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। अब इसको कैसे याद रखें कि दो लड़के हैं, दोनों लड़कों का नाम कालिया रख लेते हैं। तो एक कालिया है वो दूसरे कालिया के, एक कालिया दूसरा कालिया के थप्पड़ लगाता है। तो क्या होता है, जब वो दूसरा कालिया की थप्पड़ लगाता है तो दूसरा कालिया गुस्सा हो जाता है। तो पहला कालिया का व्यवहार कैसा था? अमाननीय था, अमानवीय व्यवहार था उसका, जिसके कारण दूसरा कालिया को भी गुस्सा आ जाता है। दूसरा कालिया है वो शांत स्वभाव का था, लेकिन जब उसके थप्पड़ लगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो इस प्रकार पहले कालिया के व्यवहार के कारण दूसरा कालिया के व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब उसने गाल पर थप्पड़ लगाया यानी गाल पर फोड़ा, जब उसका गाल फोड़ा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये परिभाषा है गिलफोर्ड की। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि जब एक कालिया ने दूसरे कालिया के गाल पर फोड़ा, तमाचा लगाया, थप्पड़ लगाया, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया। क्योंकि वो शांत स्वभाव का था, जब थप्पड़ लगाया तो उसे गुस्सा आ गया, यानी उसका व्यवहार चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन अधिगम है। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन है वो अधिगम है, ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है कॉल्विन, ऑप्शन ब मॉर्गन, ऑप्शन से पील, ऑप्शन द क्रॉनबेक। तो सही आंसर होगा कॉल्विन। जब पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन होता है तो अधिगम कहलाता है, ये परिभाषा कॉल्विन की है। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पे दे रखा है पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन। देखो, जब हम किसी का कॉल उठाते हैं, जब तक हम किसी से कॉल पर बात नहीं करते हैं, हमें उससे बात करने का अनुभव नहीं होता और हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते। कि जब तक हमें अनुभव नहीं होता, कॉल करते नहीं हैं, तब तक हमें बात करने का अनुभव नहीं होता। जब हम पहली बार कॉल करते हैं तभी हमें अनुभव होता है कि कॉल पर कैसे बात कर सकते हैं। क्योंकि कॉल पर बात करना और प्रत्यक्ष रूप से बात करना अलग अलग बात है। तो जब हम कॉल पर बात करते हैं तो जो हमारा पूर्व से निर्मित जो व्यवहार होता है, पहले का जो व्यवहार होता है, जो संकोच वाला व्यवहार होता है, जो डर वाला व्यवहार होता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है अनुभव द्वारा। जब हम दूसरी बार कॉल करते हैं तो हमें पूर्व का
अनुभव है वो सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा जो परिवर्तन होता है वो अधिगम है। ये कोलविन की परिभाषा है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। ये परिभाषा किसकी है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ई ए पील, क्रॉनबेक, मॉर्गन, विलियम चार्ल्स। सही उत्तर है ई ए पील। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। जब वातावरण में परिवर्तन होता है तो जो वातावरण का वो अनुसरण कर रहा है, वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनको वो वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका वो अनुसरण कर रहा है और उनका अनुसरण करके वो अधिगम कर पाता है। यह कहना है ई ए पील का। कैसे याद रखें? आपने ये नाम जरूर सुना होगा, पील। पील आपने ज़रूर खाई होगी, जाल के लगती है पील। पील पहले कैसी होती है? कड़वी होती है, खारी होती है, अध पकी होती है, पकी हुई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वातावरण में परिवर्तन होता है, वातावरण में परिवर्तन होता जाता है, उसको प्रकाश मिलता जाता है, वर्षा मिलती जाती है, तो वो पील क्या होती है? मीठी हो जाती है, पक जाती है। तो इस प्रकार वातावरण में परिवर्तन के अनुसार ही पील में परिवर्तन आता है। पील मीठी हो जाती है, पहले खारी थी, अब मीठी हो जाती है। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। अगली परिभाषा है अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा किसने दी है? क्रॉनबेक, मॉर्गन, क्रो एंड क्रो, पावलोव। तो ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसकी दो ट्रिक हैं, आपको जो अच्छी लगे, जो याद रहे वो कर लेना। क्रो क्या होता है? क्रो में एक आदत होती है। कैसी आदतें होती है क्रो में? कैसी अभिवृत्ति होती है? आदतें कैसी अभिवृत्ति होती है? नकारात्मक अभिवृत्ति होती हैं। तो जो आदतें हैं वो अभिवृत्तियों से संबंधित होती हैं क्योंकि अगर नकारात्मक अभिवृत्ति होगी तो उसमें नकारात्मक आदतें विकसित होगी, सकारात्मक अभिवृत्तियाँ होगी तो उसमें सकारात्मक आदतें विकसित होंगी। तो आदतें कैसी होंगी उनकी? अच्छी आदत नहीं होती है क्रो की। अभिवृत्ति है वो हमेशा क्रो की नकारात्मक ही होती है, वो हमेशा गलती ही सोचता है। और ज्ञान होता है वो उसका अच्छा स्थायी ज्ञान नहीं होता, उसके पास अच्छा ज्ञान नहीं होता। तो करो एंड करो है, उसकी आदत होती है वो हमेशा नकारात्मक होती है, उसके पास ज्ञान की कमी होती है। दूसरी ट्रिक ये है क्रो एंड क्रो। आज कौवा हमें 3 बातें बताएगा। क्रो एंड क्रो यानी क्रो यानी कौवा, तो क्रो यानी आज हमें 3 बातें बताएगा। आज हमें 3 बातें बताएगा, ऐसे आदत, ऐसे अभिवृत्ति, जैसे जान या ज्ञान। तो इस प्रकार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, परिभाषा क्रो एंड क्रो की। अगला क्वेश्चन है अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। तो अभ्यास एवं अनुभव, ये 2 कीवर्ड आप याद रखिएगा। ऑप्शन है क्रॉनबेक, ऑप्शन ब थॉर्नडाइक, ऑप्शन स पावलोव, ऑप्शन द मॉर्गन। तो इसका सही आंसर है मॉर्गन। अब मॉर्गन में हमें क्या याद रखना है? गन और मार। किसी को मारने के लिए हमें क्या चाहिए? गन चाहिए। और गन चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? अनुभव चाहिए, अभ्यास चाहिए। क्योंकि हमें अगर गन चलाने का अभ्यास नहीं है,
अनुभव नहीं है तो हम गन नहीं चला पाएंगे। अगर चला भी दी तो निशाना सही से लगाना नहीं आएगा। तो गन चलाने के लिए, किसी को मारने के लिए क्या चाहिए? गन चाहिए। और किसी को मारने के लिए जब गन चाहिए तो अभ्यास की ज़रूरत होती है, अनुभव की ज़रूरत होती है। और जब किसी के पास गन होती है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो खुद को शहंशाह समझने लगता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास व अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ये परिभाषा है मार्गन की। अगला क्वेश्चन है, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन अधिगम है। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन अधिगम है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? ऑप्शन है हिलगार्ड, ऑप्शन बाय स्किनर, ऑप्शन है किंग्सले एंड गेरी, ऑप्शन ड पावलाव। तो ये परिभाषा हिलगार्ड की है। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन अधिगम है। ये परिभाषा है हिलगार्ड की। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? एक गार्ड है जो बैठा हुआ है, एक गार्ड है जो बैठा हुआ है, देख रेख कर रहा है। अचानक से चोर घुस आते हैं घर में, तो वो गार्ड क्या करता है? अचानक से हिल पड़ता है, अचानक से हिल जाता है, उसमें प्रगतिशील परिवर्तन होता है। अचानक से खड़ा होकर भागने लगता है, तो अचानक से हिलता है गार्ड, वो अचानक से भागने लगता है, अचानक से उसमें प्रगतिशील परिवर्तन होता है, वो चोर को पकड़ने के लिए भागता है। तो आप गार्ड याद रखिएगा, गार्ड से आपको याद रह जाएगा प्रगतिशील परिवर्तन। तो स्वाभाविक व्यवहार, उसका स्वाभाविक व्यवहार क्या था? देख रेख करना, इधर उधर देखना। लेकिन अचानक से जब चोर घुस आए तो उसमें प्रगतिशील परिवर्तन होता है और उसके स्वाभाविक व्यवहार है उसमें प्रगतिशील परिवर्तन होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा हिलगार्ड की है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम है। अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है किंग्सले एवं गेरी, ऑप्शन व स्कोपलर व किंग, ऑप्शन है वुडवर्थ, ऑप्शन द गेट्स एवं अन्य। तो ये परिभाषा है किंग्सले एवं गेरी की। आपको ये दो कीवर्ड याद रखने हैं, अभ्यास तथा प्रशिक्षण। अभ्यास तथा प्रशिक्षण शब्द याद रखने, अभ्यास तथा प्रशिक्षण शब्दों का प्रयोग किया है अधिगम की परिभाषा में किंग्सले एवं गेरी ने। अभ्यास तथा प्रशिक्षण, किंग्सले एवं गेरी। अगला है बुद्धि से संबंधित हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। अधिगम से संबंधित हमने 11 परिभाषाएं पढ़ी। अब बुद्धि से संबंधित हम लगभग 24 से 25 परिभाषाएं हम पढ़ने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न योग्यताओं को प्राप्त करने की दक्षता है। बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न योग्यताओं को प्राप्त करने की दक्षता से है। ऑप्शन है वुडवर्थ, बकिंघम, स्पीयरमैन, बर्ट। सही उत्तर होगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न योग्यताओं को प्राप्त करने की दक्षता से है। तो आपको कैसे याद रखना है? वर्थ शब्द याद रखना है। वर्थ यानी कीमती, यानी विभिन्न योग्यताओं को प्राप्त करना क्या है? बहुत ही कीमती बात है। यानी विभिन्न योग्यताओं को प्राप्त करना बहुत कीमती है। ठीक है ना? अगर आप विभिन्न योग्यताएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वो आपके लिए कीमती नहीं होगा। तो विभिन्न योग्यताओं को प्राप्त करना बहुत ही कीमती बात है, वर्थ है। अगली परिभाषा है, अगला क्वेश्चन, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो आपको एक ही शब्द याद रखना है, कीवर्ड याद रखना है, अमूर्त विचार। तो बुद्धि अमूर्त विचार है। तो ये किसने कहा था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है? तो अमूर्त विचारों के बारे में सोच पाना ही बुद्धि है। तो ये कहा था किसने? ऑप्शन है बिने, ऑप्शन बाय बार्ट, ऑप्शन है टर्मन, ऑप्शन द डियरबॉर्न।
तो सही उत्तर होगा टर्मन। अमूर्त विचारों के बारे में बात की है टर्मन ने। अमूर्त विचार टर्मन। अगला क्वेश्चन, बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता से है। बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता से है। ये परिभाषा किसकी है? बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, ऑप्शन व बकीगम, ऑप्शन से पिंटर, ऑप्शन द हैनमॉन। तो सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। तो बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, ये कहा है थॉर्नडाइक ने। और जब व्यक्ति पूर्व अनुभव से लाभ नहीं उठा पाता तो वो क्या कर लेता है? वो डाई कर लेता है, यानी वो मर जाता है। तो आपको मरना नहीं है, आपको पूर्व अनुभव से लाभ उठाना है। तो बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता से है। जब व्यक्ति पूर्व अनुभव से लाभ नहीं उठा पाता है तो वो डाई कर लेता है, मर जाता है। अगली क्वेश्चन है, बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। सीधा परिभाषा दे दिया अधिगम। तो अधिगम से याद रखना है बकीगम। देखो कीवर्ड मिल रहे हैं, अधिगम, बैखीगम, अधिगम, बैखीगम, अधिगम, बैखीगम। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, इस परिभाषा को याद रख सकते हैं कि बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है बकीगम। सॉरी, मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया, मुझे ऑप्शन देने चाहिए थे। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्धि से तात्पर्य निर्णय लेने की शक्ति, अवबोध करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति से है। यानी बुद्धि क्या है? बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति है, बुद्धि अवबोध करने की शक्ति है, बुद्धि तर्क करने की शक्ति है। ये किसने कहा है? ऑप्शन है बार्ट, ऑप्शन है बिने, ऑप्शन है वुड्रो, ऑप्शन है स्पीयरमैन। ये परिभाषा दी है बार्ट ने। तो बार्ट क्या कहता है कि बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति है। बार्ट कहता है कि अवबोध करने की शक्ति है, तर्क करने की शक्ति है। तो 3 कीवर्ड आपको याद रखने हैं, निर्णय लेने की शक्ति, अवबोध करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति। तो निर्णय शब्द, अवबोध शब्द, तर्क शब्द आपको याद रखना है। बार्ट ने ये परिभाषा दी है। तो बुद्धि से तात्पर्य निर्णय लेने की शक्ति से है, अवबोध करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, यही तो बुद्धि है, ये कहा है बार्ट ने। अगला क्वेश्चन है, सीखना या अनुभवों का लाभ उठाना बुद्धि है। सीखना या अनुभवों का लाभ उठाना बुद्धि है। ऑप्शन है वुड्रो, ऑप्शन बी पिंटर, ऑप्शन से बिने, ऑप्शन द डियरबॉर्न। कि सीखना या अनुभवों का लाभ उठाना बुद्धि है। परिभाषा किसने दी है? वुड्रो, पेंटर, बिने या डियरबॉर्न। सही उत्तर होगा डियरबॉर्न। डियरबॉर्न की परिभाषा है। तो डियरबॉर्न ने यह परिभाषा दी है कि सीखना या अनुभवों का लाभ उठाना बुद्धि है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? वेरी इजी ट्रिक, बॉर्न यानी जन्म लेना। और व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म से ही वो सीखना और अनुभवों का लाभ उठाना शुरू कर देता है। जन्म से ही वो सीखना और अनुभवों का लाभ उठाना शुरू कर देता है, उसमें बुद्धि विकसित होने लगती है। तो सीखना या अनुभवों का लाभ उठाना बुद्धि है, डियरबॉर्न। अगला क्वेश्चन है,
तार्किक चिंतन करने की अक्षमता ही बुद्धि है। तार्किक चिंतन करने की बात किसने कही है? तार्किक चिंतन करने को किसने बुद्धि कहा है? ऑप्शन है हैनमॉन, ऑप्शन ब पेंटर, ऑप्शन सी स्पेयरमैन, ऑप्शन ड बेने। तो सही आंसर होगा स्पेयरमैन। तार्किक चिंतन करने की अक्षमता ही बुद्धि है, यह किसने कहा है? स्पेयरमैन ने। अब इसमें क्या वर्ड याद रखना है? मैन। तार्किक चिंतन कौन कर सकता है? मैन कर सकता है, जो आदमी है वो ही तार्किक चिंतन कर सकता है, तो मैन है वो तार्किक चिंतन कर सकता है। अब बिने क्यों नहीं कर सकता? बीन, बिने से ले लिया बीन। अब बीन तार्किक चिंतन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब बीन शादी करता है तो उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो शादी कर रहा है, ये बात सही है या गलत उसको समझ नहीं आता, शादी के बाद ही समझ में आती है ये बात उसको। दूसरा है पेंटर। पेंटर में हमने ले लिया पेंटर। पेंटर का क्या कर लिया? पेंटर। और जब पेंटर पेंटिंग करता है तो क्या वो तार्किक चिंतन करता है? नहीं करता। वो तार्किक चिंतन नहीं करता, वो अपने अनुभवों का लाभ उठाता है। तीसरा है हैन। हैन यानी मुर्गी। क्या मुर्गी तार्किक चिंतन करती है? मुर्गी तो जानवर है, जबकि हमने देखा है कि तार्किक चिंतन तो मैन करता है, जानवर नहीं करता। ओके। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि से संबंधित। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा आलोचना ही बुद्धि है। कहने का मतलब है कि बुद्धि में ये 4 तत्व निहित हैं, समाहित हैं। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा आलोचना। किसकी परिभाषा है ये? बार्ट, वुडरो, बेगनन, बेने। सही उत्तर है बेने। कैसे याद रख सकते हैं? बेने से बेन। बेन होता है उसको पहले ज्ञान नहीं होता है, शादी से पहले उसको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब वो शादी करता है तो उसको ज्ञान हो जाता है, उसको वैवाहिक जीवन का ज्ञान हो जाता है, शादीशुदा जीवन का ज्ञान हो जाता है। फिर वो आविष्कार करता है। क्या आविष्कार करता है? फिर वो निर्देश भी देता है, अपनी पत्नी को निर्देश देता है कि ये करो, सब्जी बना लाओ, मेरे लिए चाय बना लाओ, आज मेरे लिए पकौड़ी बना दो। फिर आलोचना, अगर चाय अच्छी नहीं बनती, पकौड़ी अच्छी नहीं बनती, तो वो आलोचना करता है कि इसमें ऐसा होना चाहिए था, इसमें ऐसा होना चाहिए, तुमको इस तरह से ये काम करना चाहिए था, इसमें ये कमी रह गई है, तुमने ये कमियां रख दी हैं। तो इस प्रकार आलोचना करता है। तो इस प्रकार ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना ये सभी किससे संबंधित है? बीन से संबंधित है, अर्थात बीने से संबंधित है, अर्नेस्ट बीने। अगला क्वेश्चन, नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना बुद्धि है। जो भी नवीन परिस्थितियां आ रही हैं, अगर उनके साथ हमने समायोजन कर लिया तो समझ लो तुझमें बुद्धि है। ऑप्शन है डेविस वेक्सलर या डेविड वेक्सलर, बीने, वुडरो, पेंटर। कौन सा हुआ इसमें से? सही उत्तर होगा पेंटर। इसमें सही उत्तर होगा पेंटर। वैसे इसका एक उत्तर और भी होगा स्टर्न। यह स्टर्न की भी परिभाषा है।
तो ये दो मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं हैं, याद रखना। नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना बुद्धि है, ये परिभाषा पेंटर की भी है। नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना बुद्धि है, ये परिभाषा स्टर्न की भी है। तो दोनों याद रखना, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। तो सही उत्तर होगा पेंटर। अब पेंटर से क्या याद रखेंगे? पेंटर, और जो पेंटर है वो नवीन परिस्थितियों में समायोजन करना सीखता है। जब कोई नवीन परिस्थिति आती है तो उसके साथ समायोजन करता है। जो पुरानी परिस्थितियाँ होती है उसके साथ वो समायोजन नहीं करता, क्योंकि उनका उससे अनुभव जुड़ जाता है, वो अनुभव के साथ कार्य करता है पुरानी परिस्थितियों में। लेकिन जब नवीन परिस्थिति आती है तो उसको उसके साथ समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि उसे नए तरीके से कार्य करना पड़ता है, और नए तरीके से कार्य करने के लिए उसके साथ समायोजन करना पड़ता है। इसलिए नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना बुद्धि है, ये परिभाषा है पेंटर की, अर्थात पेंटर की। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षाकृत नई व परिवर्तित स्थितियों को समझने व उनके अनुसार समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। अपेक्षाकृत नई व परिवर्तित स्थितियों को समझने, उनके अनुसार समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। तो ये परिभाषा है वो बड़ी है, जबकि पेंटर ने शॉर्ट में कहा था कि नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना बुद्धि है। जबकि इसने अगला क्वेश्चन है कि अपेक्षाकृत नई व परिवर्तित स्थितियों को समझना पड़ेगा, समझने के बाद उसके साथ समायोजन करना बुद्धि है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है बेगनन, ऑप्शन ब डेविस वेक्सलर या डेविड वेक्सलर, एक बात है। ऑप्शन से डियर बॉर्न, ऑप्शन द टर्मन। उत्तर होगा बेगनन। अब बेगनन में लेते हम बैगन। बैगन आप जानते हो, बैगन। अब जब हम पहली बार बैगन की सब्जी बनाते हैं तो हमें नई और परिवर्तित स्थितियों को समझना पड़ता है। कैसे? क्योंकि आलू, मटर, गोभी, प्याज, टमाटर, इनकी सब्ज़ी बनाना अलग बात है और बैगन की सब्ज़ी बनाना अलग बात है। तो बैगन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें रेसिपी पता होनी चाहिए। परिवर्तित स्थितियाँ आ जाती हैं अचानक से, और सब्ज़ी बनाने के लिए फिर हमें समायोजन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान में दो तत्व निहित है। ज्ञान में दो तत्व निहित है या समाहित है या सम्मिलित है, कुछ भी कह दो। कौन से दो तत्व निहित हैं? ज्ञान की अक्षमता और निहित ज्ञान। निहित ज्ञान से तात्पर्य होता है जो ज्ञान पहले से ही खुद के पास है, और जो ज्ञान खुद के पास है उसकी अक्षमता भी होनी चाहिए। ये किसने कहा है कि ज्ञान में दो तत्व निहित है? ज्ञान की अक्षमता और निहित ज्ञान। ऑप्शन है हैनमॉन, ऑप्शन ब वुडरो, ऑप्शन से मार्क्वेस, ऑप्शन द कोई नहीं। तो ये परिभाषा है हैनमॉन की। हैनमॉन। अब हैनमॉन में हमें लेना है मौन शब्द। जब हम मौन होकर कुछ पढ़ते हैं, मौन होकर कुछ सीखते हैं, तो क्या होता है? ज्ञान तो हमारे पास पहले से निहित है। एक चीज़ तो हो गई कि निहित ज्ञान, दूसरी चीज़ हो गई ज्ञान की अक्षमता। तो मौन रहकर हम पढ़ते हैं तो पहले से हमारे पास निहित ज्ञान तो है,
लेकिन जब हम मौन रहकर पढ़ते हैं तो ज्ञान की क्षमता और भी बढ़ जाती है, ज्ञान और भी बढ़ जाता है। जब हम बोलकर पढ़ते हैं, सहस्वर वाचन करते हैं, तो ज्ञान की क्षमता नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ने पर बल देते हैं, समझने पर ज़्यादा बल नहीं देते। तो मौन रहकर हम जब पढ़ते हैं तो समझते हैं, और समझते हैं तो ज्ञान की क्षमता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि निहित ज्ञान तो हमारे पास तो पहले है ही, उसके आधार पर ही तो मौन वाचन कर पाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिति का सामना करने या किसी कार्य को करने की प्रतिभात्मक योग्यता का प्रयोग बुद्धि है। मान लीजिए कोई आपके सामने कोई स्थिति आ गई है, कोई नया कार्य आ गया है, तो जो खुद में जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं का प्रयोग करना ही बुद्धि है। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है वुड्रो, ऑप्शन है वुडवर्थ, ऑप्शन है वाटसन, ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो सही आंसर होगा वुडवर्थ। किसी स्थिति का सामना करने या किसी कार्य को करने की प्रतिभात्मक योग्यता का प्रयोग करना ही बुद्धि है। प्रतिभात्मक योग्यता याद रखना है आपको ये सवाल। प्रतिभात्मक योग्यता, ये प्रतिभात्मक या प्रतिभा शब्द जरूर आएगा। तो प्रतिभात्मक योग्यता को किसने बताया? बुद्धि, वुडवर्थ ने बताया है। तो प्रतिभात्मक योग्यता, ये कीवर्ड आपको याद रखना है, वुडवर्थ की परिभाषा। तो किसी स्थिति का सामना करने या किसी कार्य को करने की प्रतिभात्मक योग्यता का प्रयोग ही बुद्धि है। प्रतिभात्मक योग्यता का प्रयोग करना ही बुद्धि है। किसी नवीन परिस्थिति में या किसी स्थिति का सामना करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए प्रतिभात्मक योग्यता जरूरी है। प्रतिभात्मक योग्यता का प्रयोग करना ही बुद्धि है। ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने परिभाषा दी है कि किसी स्थिति का सामना करने या किसी कार्य को करने की प्रतिभात्मक योग्यता का प्रयोग बुद्धि है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला इंपॉर्टेंट, वैसे सभी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद करनी होंगी। अगला है, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता बुद्धि है। ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है। कहना क्या चाहता है ये? अगर कोई व्यक्ति किसी ज्ञान को प्राप्त करने और प्राप्त करके उसको याद रख सकने की क्षमता है अगर उसमें, तभी वो बुद्धि मानी जाएगी। अगर मान लीजिए उसने कुछ याद किया, फिर कुछ दिन बाद में वो भूल गया, या वो समझ कर नहीं पढ़ा उसने और फिर वो भूल गया, तो वो बुद्धि नहीं है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता बुद्धि है। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है डेविड वेक्सलर, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी कोई नहीं। सही उत्तर होगा कोई नहीं। इनमें से किसी की भी परिभाषा नहीं है। ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता बुद्धि है, ये परिभाषा है वुड्रो की। ये वुड्रो की परिभाषा है। ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है, ये वुड्रो की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को अवधान की शक्ति के रूप में किसने माना? बुद्धि को अवधान की शक्ति के रूप में किसने माना, या बुद्धि को अवधान की शक्ति किसने कहा? ऑप्शन है टर्मन, ऑप्शन बाय स्टार, ऑप्शन से एबिग हांस, ऑप्शन द स्काउट। तो बुद्धि को अवधान की शक्ति के रूप में जिसने माना है वो है स्काउट। स्काउट ने बुद्धि को अवधान की शक्ति कहा। तो अवधान की शक्ति, ये आपको कीवर्ड याद रखना है, स्काउट। अवधान की शक्ति स्काउट।
अगला क्वेश्चन, बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। विभेद मतलब अंतर कर पाने की शक्ति। विभेद से मतलब है कि दो वस्तुओं में भेद कर पाना, अनेक वस्तुओं में भेद कर पाना और उनमें से सही वस्तु का चयन करना, सही कार्य का चयन करना बुद्धि है। तो बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। ऑप्शन है स्काउट, ऑप्शन बी एबिग हास, ऑप्शन से गाल्टन, ऑप्शन द टर्मन। सही उत्तर होगा गाल्टन। बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? टन 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 टन। जब अलग अलग घंटियां बजती हैं, स्कूल की घंटी, ऑफिस की घंटी, घर की घंटी, जब टन टन बोलती है तो उसमें विभेद करने की शक्ति होनी चाहिए, उसमें चयन करने की शक्ति होनी चाहिए कि कौन सी घंटी हो सकती है। यह घंटी ऐसे क्यों बजती है? कौन सी वाली घंटी है ये? स्कूल की घंटी है क्या ये? ऑफिस की घंटी है? अस्पताल की घंटी है? घर की घंटी है? या कुत्ते के गले में जो लटकी हुई है वो घंटी है? कौन सी घंटी है? ये हमें टन टन पर ही पता चलेगा। स्कूल में घंटी बजेगी टन, घर में घंटी बजेगी टन। तो टन टन की घंटी से पता चलेगा कि जब उसमें विभेद करने की शक्ति और जब चयन करने की शक्ति होगी तो पता चल जाएगा। तो परिभाषा है गाल्टन की। आई होप आप समझ गए होंगे। बच्चे तो हो नहीं हो आप जो समझोगे नहीं। तो बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है, तो सही उत्तर होगा गाल्टन। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। विभिन्न जो भाग हैं, कौन से वाले भाग हैं बताना, कौन से वाले भाग बताइए इसने। जो विभिन्न भाग हैं उनको मिलाने की शक्ति है। ये परिभाषा किसकी है? टर्मन, ऑप्शन बाय स्टार, ऑप्शन से एबिग हास, ऑप्शन द वुडवर्थ। सही उत्तर होगा एबिग हास। तो बुद्धि है वो विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। किसकी परिभाषा है ये? एबिग हास की परिभाषा है। इतनी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि जन्मजात व्यापक मानसिक अक्षमता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि बुद्धि है वो व्यापक मानसिक अक्षमता है, जन्मजात व्यापक मानसिक अक्षमता है। यानी जन्म से ही बुद्धि होती है, जन्म से ही बुद्धि में इतनी मानसिक अक्षमता होती है, मतलब जन्म से ही मानसिक अक्षमता है वो व्यापक रूप में होती है बच्चे के पास, बस उसका वो प्रयोग ही नहीं कर पाता। बाकी व्यापक मानसिक अक्षमता होती है, तभी वो आगे जाकर कुछ सीख सकता, कर पाता है। किसकी परिभाषा ये जन्मजात व्यापक मानसिक अक्षमता है बुद्धि? ऑप्शन है बार्ट, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन से स्टर्न, ऑप्शन द टर्मन। जन्मजात व्यापक मानसिक अक्षमता। बार्ट के परिभाषा है ये। तो बुद्धि जन्मजात व्यापक मानसिक अक्षमता है, ये बार्ट ने कहा है। बार्ट नाम का एक पक्षी होता है जिसमें जन्मजात मानसिक अक्षमता बहुत होती है। बहुत ही होशियार पक्षी होता है बार्ट नाम का पक्षी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता
नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने की अक्षमता, अमूर्त रूप में सोचने की अक्षमता, अनुभवों से लाभ उठाने की अक्षमता। इसने तो बहुत सारी परिभाषाएं, मिक्स परिभाषाएं दे दी, कई मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं इसने शामिल कर दी कि बुद्धि व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता, नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने की अक्षमता, अमूर्त रूप में सोचने व अनुभवों से लाभ उठाने की अक्षमता प्रदर्शित करता है। किसकी परिभाषा है ये? ऑप्शन है हिलगार्ड, ऑप्शन ब सोरेनसन, ऑप्शन स थॉमसन, ऑप्शन ड रॉबिन्सन। सही उत्तर होगा रॉबिन्सन। अब आपने एक फिल्म देखी होगी सलमान खान की, रॉबिन हुड पांडे, पांडे जी, रॉबिन पांडे। तो रॉबिन हुड पांडे क्या करते हैं? वो सूझबूझ के साथ समस्याओं का समाधान करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, सूझबूझ के साथ वो समस्याओं का समाधान करते हैं। और जब भी कोई नई परिस्थिति आती है उसके साथ समायोजन करते हैं। अमूर्त रूप में सोचते हैं, यानी ये नहीं कि देख कर ही सोचेंगे, बिना देखे ही सोच लेते हैं, अनुभव से लाभ उठाते हैं। उनके पास, रॉबिन हुड पांडे के पास काफ़ी अनुभव है। तो रॉबिन हुड पांडे सलमान खान, जिसके पास सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता है, नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने की अक्षमता है। रॉबिन हुड पांडे जो कि अमूर्त रूप में सोचने में और अनुभव से लाभ उठाने में सक्षम है। तो ये परिभाषा रॉबिन हुड पांडे सलमान खान की है। तो बुद्धि व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता, नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने की अक्षमता, अमूर्त रूप में सोचने की अक्षमता, अनुभव से लाभ उठाने की अक्षमता ही बुद्धि। रॉबिन हुड पांडे सलमान खान, इस तरह आप ये याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। बुद्धि वंश परंपरागत प्राप्त विभिन्न गुणों का योग है। यानी वंश परंपरागत प्राप्त विभिन्न गुणों का योग है। यानी वंश परंपरागत जो भी हमें विभिन्न गुण प्राप्त होते हैं वही बुद्धि है। परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है थॉमसन, ऑप्शन ब हिलगार्ड, ऑप्शन से थॉर्नडाइक, ऑप्शन द वुडरो। कि बुद्धि वंश परंपरागत प्राप्त विभिन्न गुणों का योग है। किसकी परिभाषा है ये? थॉमसन, हिलगार्ड, थॉर्नडाइक या वुडरो। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? थॉमसन। तो थॉमसन सन शब्द ले लेते हैं। सन होता है जो बच्चा होता है, वो वंश परंपरागत विभिन्न गुण लेकर आता है जब वो पैदा होता है। तो बुद्धि वंश परंपरागत विभिन्न गुणों का योग है थॉमसन। अगला क्वेश्चन, बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्य, सामाजिक मूल्य तथा मौलिकता संबंधी समस्याओं को समझने की योग्यता है। बहुत सारे शब्द इंक्लूड कर दिए हैं। तो इस आधार पर आप ये परिभाषा याद रखना कि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मौलिकता संबंधी समस्याओं को समझने की योग्यता बुद्धि है। किसकी परिभाषा ये? ऑप्शन है वाटसन, ऑप्शन ब स्टोडार्ड, ऑप्शन से वुडवर्थ, ऑप्शन द गार्डनर। सही उत्तर होगा स्टोडार्ड।
स्टोडार्ड क्या कहते हैं कि बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्य, सामाजिक मूल्य तथा मौलिकता संबंधी समस्याओं को समझने की योग्यता बुद्धि है, स्टोडार्ड का ये कहना है। अगली परिभाषा है बुद्धि व्यक्ति की अक्षमताओं का वह समुच्चय है जो उसकी ध्येयात्मक क्रिया, विवेकशील चिंतन तथा पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सहायक है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये परिभाषा स्पष्ट, जो एक क्वेश्चन है वो स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। बुद्धि व्यक्ति की अक्षमताओं का वह समुच्चय है जो उसकी ध्येयात्मक क्रिया, विवेकशील चिंतन तथा पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सहायक है। तो बुद्धि व्यक्ति की अक्षमताओं का वह समुच्चय है जो उसकी ध्येयात्मक क्रिया, विवेकशील चिंतन तथा पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सहायक है। ऑप्शन है वाटसन, ऑप्शन है वुड्रो, ऑप्शन है वेसलर, ऑप्शन है थॉमसन। सही उत्तर होगा वेसलर। अब आपको सब नजर आ रहा है कि बुद्धि व्यक्ति की अक्षमताओं का वह समुच्चय है जो उसकी ध्येयात्मक क्रिया, विवेकशील चिंतन तथा पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सहायक है। ये परिभाषा है वेसलर की। कैसे याद रखें इस परिभाषा को? वेसलर में आप देखेंगे सेलर का कर देंगे हम सेलर यानी विक्रेता। जो विक्रेता होता है, सेलर होता है, उसमें ध्येयात्मक क्रिया होती है, विवेकशील चिंतन करता है और पर्यावरण के साथ समायोजन करता है, क्योंकि वो इधर से उधर जाता है, दूर दूर तक सेलिंग करता है। तो सेलर को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में बुद्धि वो सहायक होती है। तो इस प्रकार बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का वह समुच्चय है जो उसकी ध्येयात्मक क्रिया, विवेकशील चिंतन और पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सहायक है। ये परिभाषा है वेसलर की। अगली परिभाषा हम देखते हैं। अगली परिभाषा है बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। यह परिभाषा किसकी है? 22 नंबर क्वेश्चन है ये कि बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको। बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है, किसकी परिभाषा है ये? ऑप्शन है गाल्टन, ऑप्शन बी क्रूज, ऑप्शन है स्टर्न, ऑप्शन द गार्डनर। तो बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। ऑप्शन है गाल्टन, ऑप्शन है क्रूज, ऑप्शन है स्टर्न, ऑप्शन है गार्डनर। सही उत्तर होगा गाल्टन। सही उत्तर क्या होगा? गाल्टन। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि से संबंधित 23 नंबर क्वेश्चन। बुद्धि नई व भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि नई
व भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है वाटसन, ऑप्शन बी स्टोडार्ड, ऑप्शन सी क्रोच, ऑप्शन डी वाटसन। तो बताइए। सही उत्तर है क्रूज। क्रूज ने क्या परिभाषा दी है? क्रूज ने बुद्धि के बारे में परिभाषा दी है कि बुद्धि नई व भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। यह परिभाषा क्रूज की है। जबकि गाल्टन क्या कहते हैं? बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। तो बुद्धि नई व भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है, क्रूज की परिभाषा है ये। और बुद्धि पहचानने में सीखने की शक्ति है, गाल्टन की परिभाषा है ये। नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना बुद्धि है, स्टर्न की परिभाषा है। और नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना, यह एक और भी परिभाषा है, पेंटर की भी ये परिभाषा है। तो आपको मैंने बुद्धि से संबंधित सभी परिभाषाएं और अधिगम से संबंधित सभी परिभाषाएं से संबंधित मैंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला टॉपिक होगा व्यक्तित्व एवं अगला टॉपिक होगा व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिक होगा, जिसमें व्यक्तित्व की विभिन्न परिभाषाएं होंगी, साथ ही उनसे संबंधित कुछ और भी टॉपिक होंगे। धन्यवाद।